सुबह से लेकर अब तक इसराइल अपनी जहरियत में 53 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला कर रहा है, यूएन स्कूल्स के ऊपर हमला कर रहा है। इन यमनी मुसलमानों की ईमान के ऊपर फजीलत है। यमनी मुसलमानों का जो मुसलमानों ने ही कत्लेआम किया है, उसमें 80,000 सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास की किल्लत की वजह से बच्चे मरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद शेख। तो सुबह से लेकर अब तक इसराइल अपनी जहरियत में 53 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर चुका है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कमाल अदवान हॉस्पिटल जो नॉर्दर्न गज़ा में है उसका उसने मुहासरा कर लिया है। कल बरोज़ जुमेरात उसने 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्ल किया और 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया है। अलाउदा हॉस्पिटल के ऊपर भी उसने एयर स्ट्राइक किए और कमाल अदवान हॉस्पिटल के ऊपर भी उसने एयर स्ट्राइक किए। कमाल अदवान हॉस्पिटल के ऊपर तो उसने एयर स्ट्राइक करके 50 सिविलियंस का कत्ल किया, जो पेशेंट्स थे, जो आसपास आके ठहरे हुए थे, उनका कत्ल किया और इसके अंदर 5 मेडिकल स्टाफ भी शामिल है जो एयर स्ट्राइक में शहीद हुए हैं। ये कमाल अदवान हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसके डायरेक्टर हुस्साम अबू सफ़िया हैं कि जिनके बेटे को 25 अक्टूबर के मुहासरे में हॉस्पिटल के अंदर ही इसराइली फ़ौजियों ने कत्ल कर दिया था। आप देखें कि किस तरह से डीमोरलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, हौसला शिकनी करने की कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों के जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएं, कि किसी भी तरीके से वो वहाँ से दर बदर भाग जाएं इस मुल्क से। वो हॉस्पिटल्स के ऊपर इसीलिए तो हमले कर रहा है। मगर फ़लस्तीनियों को भी सलाम है कि वो डटे हुए हैं और उन्हें मालूम है कि इसराइल के ये तमाम ट्रिक्स इसीलिए हैं ताकि वो उनके घर को, उनकी ज़मीन से उनको छीन ले। फिर अलाउदा हॉस्पिटल, उसके ऊपर जो उसने हमला किया है कल, उसमें हॉस्पिटल के बाहर 5 जर्नलिस्ट, क्लियरली मार्क्ड प्रेस की व्हीकल थी वो, उसके ऊपर डेलिबरेटली इसराइली एयर स्ट्राइक की गई और जिसके नतीजे में 5 जर्नलिस्ट सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। यानी वो सहाफ़ियों को कत्ल कर रहा है और इसमें डायरेक्टर, जो अलाउदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो भी ज़ख्मी हुए हैं और 5 मेडिकल स्टाफ भी ज़ख्मी हुआ है। यानी वो मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को डेलिबरेटली टारगेट कर रहा है, साफ़ियों को टारगेट कर रहा है, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। डेली रूटीन बना दी है उसने। पहले तो इस वॉर जब स्टार्ट हुई, इसराइल अगर हमला करता था इस हॉस्पिटल के ऊपर तो बड़ी सेंसिटिविटी, बड़ी मीडिया आउटरीच देखी जाती थी कि भाई उसने हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया, उसने पेशेंट्स को कत्ल किया, उसने डॉक्टर्स को कत्ल किया। मगर अब तो 200 से ज़ायद उसने सहाफ़ियों को भी कत्ल कर दिया है, 200 से ज़ायद उसने डॉक्टर्स को भी कत्ल कर दिया है और कोई अब मसला ही नहीं है, अब वो आउटरीच ही नहीं देखी जाती। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि ये तमाम चीज़ें जंगी जराइम में आती हैं। यूएन के चार्टर के मुताबिक ये वॉर क्राइम्स हैं कि आप जंग के दौरान भी डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप सहाफ़ियों को और सहाफ़ियों से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, प्रेस हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर इसराइल उन तमाम जंगी जराइम, उन चार्टर की धज्जियाँ बिखेर रहा है। मगर उसके साथ क्योंकि उसके वेस्टर्न अलाइज हैं, उसके पास ताकतवर अमेरिका है कि जो बार बार जो सीज़ फायर यूएन की रेजोल्यूशंस पेश की जा रही हैं उसको वो वीटो कर देता है। तो आप अगर अमेरिका अगर आपको बैक करता है और आप कोई से भी वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं तो आपको किसी सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि इसराइल के साथ, यानी अमेरिका तो एक जगह पे बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करता है, बड़ा चैम्पियन बनता है, दूसरी जगह पे वो इंसानी अलमिया क्रिएट हो रहा है। गज़ा में कल 5 बच्चे फ्रीज टू डेथ हुए हैं, यानी 5 बच्चे, सर्दी इतनी हो गई है कि ठिठर के मर गए क्योंकि मुहासरा किया गया है पूरे गज़ा का। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की अदम फराहमी की वजह से बच्चे ठंड की वजह से मर रहे हैं। अब एक मेडिकल स्टाफ भी कल कोल्ड कंडीशंस ऐसी पहुंच गए, इतने टेम्परेचर्स लो हो गए हैं वहाँ पर कि वहाँ पर वो मेडिकल स्टाफ के पास, उसके पास जाहिर सी बात है सर्दी से लड़ने के लिए वहाँ पे आग और जैसी जो दूसरी हीटर्स वगैरह की सहूलियात हैं वो है ही नहीं वहाँ पर। मेडिकल स्टाफ भी वहाँ पे एक शहीद हो चुका है। तो मगर इन तमाम कंडीशंस के बावजूद आप ये देखें कि फ़लस्तीनियों की इस्तकामत, वहाँ के मुजाहिदीन की इस्तकामत, कि कल भी गज़ा में फ़ाइटर्स ने, जो अल-क़साम ब्रिगेड के फ़ाइटर्स हैं, हमास के जो फ़ाइटर्स हैं, उन्होंने 2 इसराइली सोल्जर्स को जहन्नुम वासिल किया है। हर दूसरे दिन हमारे पास खबर आ रही है, इससे पहले 22 दिसंबर की भी आई, 23 दिसंबर की भी आई, हर दूसरे दिन जो बराह रास्त फ़ाइटिंग हो रही है वहाँ पर, वो इसराइली सोल्जर्स को डायरेक्ट कैजुअल्टीज़ इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये तमाम ख़बरें जो हैं, इसराइल अपने जो सोल्जर्स जो मर रहे हैं ना, उनकी तादाद को छुपाता है।
ये बात अब फैक्ट हो चुकी है। तो बहरहाल तमाम एयर सुपीरियॉरिटी के बावजूद मिलती है, यानी जो उसके ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है एयर फोर्स के ज़रिए। तो मगर उसके बावजूद हमारे जो बेआरो मददगार फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन हैं वहाँ पर, हमास, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स और इस्लामिक जिहाद के, वो लड़ रहे हैं और जो इंजरीज़ हैं वो इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं इसराइली सोल्जर्स के ऊपर। फिर इसके साथ साथ आपको ये मालूम है कि इसराइल जो गज़ा एक शहर है फ़लस्तीन का, दूसरा एक और है वेस्ट बैंक जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हमास नहीं है, वहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो कहा जाता है वो वहाँ पे रूल करती है। मगर उसके बावजूद जो ओका है, यूएन का एक इदारा, उसके डायरेक्टर ने कहा है कि इसराइली मिलिट्री वायलेंस वहाँ पे एस्केलेट कर गया है। अभी तक वहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ 1000 के करीब फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। कल उसने 10 फ़लस्तीनियों को दिन दहाड़े वहाँ पर कत्ल किया है। तो उसकी जहारियत वेस्ट बैंक में भी जारी है, उसकी जहारियत गज़ा में भी जारी है। फिर उसके साथ साथ जो इसराइल का मिनिस्टर है बेन गवीर, वो अल-अक़्सा मॉस्क जो हम तमाम मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस क़िबला अव्वल है हम सब के लिए, वहाँ पर उसने जहारियत की, वहाँ पर वो पहुँच गया, बयानबाजियाँ की, उसकी वजह से बड़ी आउटरीच देखी जा रही है। तो वो यूएन स्कूल्स, उसके सामने कोई भी चीज़ मुक़द्दस नहीं है, उसके सामने कोई भी बैरियर नहीं है, वो हर चीज़ को अपने पैरों तले रोंद रहा है। हम देख रहे हैं कि वो हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला कर रहा है, यूएन स्कूल्स के ऊपर हमला कर रहा है, यूएन के स्टाफ जिस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जितने ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट में मरे हैं इतने कभी नहीं मरे यूएन स्कूल्स और यूएन के जितने भी एजुकेशन सेंटर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, शेल्टर होम्स थे, सबको उसने टारगेट कर रहा है। अभी उसने यूएन के जो हू के चीफ़ हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ़ हैं, जो यमन गए हुए थे, वो यमन के इंटरनेशनल सना एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थे, वहीं पर उसने एयर स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में यूएन के जो एयरप्लेन के को पायलट थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं, और वो भी चंद फासलों के ऊपर ही थे, करीब था कि वो भी ज़ख्मी हो जाएं इसके अंदर। तो यूएन के जो चीफ़ हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने कंडेम किया है इस एयर स्ट्राइक को। यमन के ऊपर उसने बराए रास्त सीरीज़ ऑफ अटैक्स किए। आज ही की अपडेट 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे की। उसने बराए रास्त यमन के ऊपर हमला किया है, जिसके अंदर उसने रेड सी के पोर्ट्स को टारगेट किया है, ऑयल रिफाइनरीज़ को टारगेट किया है, पावर स्टेशंस को टारगेट किया है, और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी उसने अपने हदफ का निशाना बनाया है, जिसमें तकरीबन 10 से ज़ायद मासूम यमनी शहीद हो गए हैं। यमन ने, अगर आपको, यानी एक तो ये साइड है कि उसने ये जहारियत कर रहा है, यानी आप इसराइल की जहारियत का लेवल चेक करें कि वो वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है, वो गज़ा के ऊपर हमले कर रहा है, वो लबनान के ऊपर हमले कर रहा है, वो सीरिया के ऊपर उसने 500 से ज़ायद एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं, उसने ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, वो अब यमन पे जाके हमले कर रहा है। तो इसकी जहारियत तो रुकी ही नहीं रही है। पागल मैडनेस इस लेवल पे पहुंच चुकी है, मगर इसको क्या रोकने वाला है? वेस्टर्न अलाइज इसके साथ है, अमेरिका इसके साथ है, तो इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। हर तरीके से अमेरिका इसके साथ, इसके पीछे खड़ा हो जाता है, और उन्हीं असलों को, यानी असला भी जो ऐसे अमेरिका फराम करता है, उसी असले को इस्तेमाल करके ये मुसलमानों के ऊपर धावा बोलता है। मगर यमन, उनकी इस्तकामत को सलाम है, ये डेली बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहे हैं तकरीबन। अभी पिछले हफ्ते तेल अवीव के एक पार्क के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से उसने हमला किया, जिसके नतीजे में 20 के करीब, खबर ये आ रही है कि 20 के करीब जो इसराइली सेटलर्स हैं वो वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। कल की खबर ये आई है कि वहाँ पे उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, तो इसराइली सोर्सेस तो हमेशा हमें यही मिलता है कि उसने इंटरसेप्ट कर दिया, मगर यमनियों की तरफ से यही मिल रहा है कि उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए उस बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए। मगर जो भगदड़ मचती है इसके नतीजे में, जो सायरन्स बजते हैं और भगदड़ मचती है, उसके नतीजे में 10 जो है वो इसराइली सेटलर्स वहाँ पे ज़ख्मी हो जाते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट भी सामने आया है जो यमन के अंसारुल्लाह हैं उनके ऑफिशियल्स की तरफ से, कि कब तक तुम जो है वो इन शेल्टर्स होम्स में छुपोगे, कब तक जो है वो तुम इन शेल्टर्स होम में भागोगे? तुमने ये कॉस्ट है, तुमने फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर जुल्म सितम ढाया है, उसके नतीजे में तुम्हारे ऊपर हम किसी भी हालत में ये अपने हमले नहीं रोकेंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सीरीज़ ऑफ अटैक किए हैं आज 27 दिसंबर को, फ्राइडे को, इसराइल ने यमन के ऊपर, तो नेतन्याहू ने बयान दिया है इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और जो उसका नया डिफेंस मिनिस्टर है उसने बयान दिया है कि दिस इज़ द लास्ट वन पिलर ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस।
तो इन तमाम धमकियों के बावजूद यमनी मुजाहिदीन क्या कह रहे हैं, अंसारुल्लाह के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना ये है कि हम पर न्यूक्लियर बम भी गिरा दोगे, उसके बावजूद हम फ़लस्तीनी कौज़ से पीछे नहीं हटेंगे, हम फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। ये है वो ईमान की ताकत जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यमनी मुसलमानों की जो ईमान की फ़जीलत है वो तमाम मुसलमानों के ऊपर है। इमाम बुखारी ने बाकायदा एक बाब बना है जिस बाब के अंदर यमनी मुसलमानों की ईमान की फ़जीलत दूसरे मुसलमानों के ऊपर ये पूरा बाब बांधा है, और इसकी झेल में उन्होंने काफ़ी हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाई है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमनी मुसलमानों की ईमान की उनकी फ़जीलत है दूसरे मुसलमानों के ऊपर। ये बकरियां चलाने वाले हैं, इनके दिल रहम दिल होते हैं ये बहुत, और घोड़े चलाने वालों और उनके ऊँट चलाने वालों की बड़ी मजम्मत आई है। तो मगर ये वो मुसलमानों की, इन यमनी मुसलमानों की ईमान के ऊपर फ़जीलत है, उसके बावजूद आपको ये मालूम है कि 10 सालों से इन्हीं मुसलमानों ने सऊदी अरब के मातहत 34 मुल्की मिलिट्री अलाइंस, मुस्लिम मिलिट्री अलाइंस बनाई सऊदी अरब ने, जिसको पाकिस्तान के फॉर्मर जो आर्मी चीफ़ थे राहील शरीफ उसको लीड कर रहे थे, और जिसके नतीजे में 4 लाख यमनी मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। हम यहाँ पर इस बात के ऊपर रोना रोते हैं कि इसराइल ने 20,000 यानी अभी तक 50,000 के करीब, जो 45,000 कुछ फिगर्स हैं उसके मुताबिक के, और जिसमें 70% औरतें और बच्चे शहीद हुए हैं इसराइल की जहारियत में। यमनी मुसलमानों का जो मुसलमानों ने ही कत्लेआम किया है उसमें 80,000 सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास की किल्लत की वजह से बच्चे मरे हैं। ये मुसलमानों का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये मुसलमानों ने किन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहारियत की है? उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि जिन मुसलमानों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। यमन इस वॉर से पहले जो मुसलमानों ने उसके ऊपर धावा बोला था, उससे पहले भी अरब का गरीब तरीन मुल्क था, मईशत के हिसाब से भी, आर्मी के हवाले से भी, यानी उसके पास उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, मगर ईमान की ताकत आप देखें उसके बावजूद उसने स्टेट लेवल के ऊपर ऐलान किया है कि वो अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में है। वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसने ये ऐसा ऐलान किया है। तो बाकी दीगर मुसलमान, हमें ये मालूम है कि वो एक तरफ तो वो यमनियों के हवाले से अपने, यानी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अपना सऊदी अरब, यूएई और ये मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ अपनी एयर स्पेसेस दे रहे हैं इसराइल को, अमेरिका को, ताकि वो यूज़ करें और यमन के ऊपर हमला करें, या ईरान के ऊपर हमला करें, या ईरान हमला करे इसराइल के ऊपर तो ये उसको रोकें। और ये मुसलमानों की, यानी यहाँ पे तो मिलिट्री वायलेंस मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो यूज़ कर रहे हैं ये 34 मुल्की मिलिट्री, मुस्लिम मिलिट्री अलाइंस। क्या इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी आपको सुनने को मिल रही है? क्या कोई ऐसा स्टेप जो मैं यहाँ पे कोट करा सकूँ, हकीकत में कोई मैं कोट करा सकूँ कि मुसलमानों ने ये मिलिट्री इंटरवेंशन की बात करी है, ये ऑयल एम्बार्गो लगाने की बात करी है? कोई एक ऐसा स्टेप नहीं है जो मैं OIC के जितने भी इजलास हुए हैं उसके अंदर मैं बता सकूं। किसी मुस्लिम ममालिक, जो जॉर्डन है, पड़ोसी मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब है, जॉर्डन या तुर्की, इनकी तरफ से कोई ऐसा जो अमली इक़दाम है वो सामने आया हो? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियाँ आती हैं। और मिलिट्री इनके पास है, ताकत इस्तेमाल करते हैं तो किसके ख़िलाफ़? मुसलमानों के ख़िलाफ़। और जिन मुसलमान, जो मज़लूम मुसलमान हैं वही हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। और यमन ने हमें सामने ख़बरें आ रही हैं, वैसे तो ख़बरें वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से ये आ रही थी कि जो अमेरिकन हवाई जहाज़ हैं वो फ्रेंडली फायर में यमन के ऊपर एक फ्रेंडली फायर में ही दूसरे ने उसको डाउन कर दिया। मगर जो यमन की तरफ से ख़बरें आ रही हैं वो यमनी मुजाहिदीन ने असल में F-18 जो जंगी जहाज़ है उसको गिराया, और दूसरा जो एक US फाइटर जेट था उसको भी यमनियों ने गिराया है। तो और जो जंगी भेड़ा है, एयरक्राफ्ट है अमेरिका का वहाँ पे रेड सी पर, उसको भी उसने निशाना बनाया। तो बाकायदा 7 अक्टूबर के बाद से, जब से इसराइल ने जहारियत शुरू की है फ़लस्तीनियों के ऊपर, यमनी मुसलमान बाकायदा वहाँ पर अपनी इज़हार यकजहती के लिए तमाम इंटरनेशनल पोर्ट्स को, वो जो वहाँ पे गुजरती थी, उसको अपने हदफ का निशाना बना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों के ऊपर जहारियत नहीं रोकोगे तब तक हम ये अटैक्स नहीं रोकेंगे। फिर उन्होंने बाय फेस अपनी एग्रेशन को और जो अपनी हिमायत को उसको आगे बढ़ाया है, जिसमें अब जो है ये 4th या 5th फेज़ है कि जिसके अंदर वो बराह रास्त बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के ऊपर हमला कर रहे हैं। यही यमनी मुसलमान हर जुम्मे को 10 लाख की तादाद में, एक उनकी मेन शाहराह है, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। ये वो वाहिद मुसलमान मुल्क है कि जिसके अंदर ये ईमान की ताकत है कि वहाँ पर बाकायदा अमली तौर पे लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं,
आप इसको कंपेयर कर सकते हैं वेस्टर्न दुनिया से कि किस तरह से यहाँ पे यमनी मुसलमान हर रोज़ हर जुम्मे को एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं। दूसरे मुस्लिम ममालिक में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। खैर, आपने देखा फिर इसी तरीके से इन तमाम लोगों ने मिलिट्री फंडिंग एक तो यमनी मुसलमानों के ऊपर धावा बोलने के ऊपर की, दूसरा इन्होंने अगर मिलिट्री फंडिंग की तो एक मुसलमान मुल्क के अंदर, सीरिया के अंदर की, और उसके अंदर इन्होंने कंप्लीट जो है, आपको ये मालूम है कि तुर्की ने जो तमाम ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की ने किस तरह से जो वहाँ पर फ्री सीरियन आर्मी है उसको बैक किया, वहाँ पर सीरियन नेशनल आर्मी को बैक किया, कंप्लीट फंडिंग वगैरह, और इसकी वजह से अब सीरिया में जो नई हुकूमत कायम हुई है, जो बशार अल असद का फॉल हुआ है, उसकी हुकूमत गई है, उसके बाद भी वहाँ पर अभी झड़पें जारी हैं। अभी 14 जो सीरियन पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कत्ल हुए हैं, आज ही की न्यूज़ सामने आई है, और मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। और फिर ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जो सीरिया की जो जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब तबाह कर दिया गया है, और उसको जो नए रिबल लीडर हैं जो जिनका नाम मोहम्मद अल जुलानी है, और अब उनको अहमद अल शरा के नाम से पेश किया जा रहा है। उन्होंने अपनी दाढ़ी, आपको पता है उनकी पहले जो है जब वो ISIS दाइश में थे तो उनकी मूछें नहीं थी और सिर्फ दाढ़ी थी, जो एक टिपिकल गेटअप होता है वो था उनका। मगर अब उन्होंने फिर वो मूछें रख ली, फिर उन्होंने अपना गेटअप ज़रा सा चेंज किया, पैंट शर्ट में आ गए, अपना जो पगड़ी थी वो ख़त्म कर दी, फिर कोर्ट में अपीयर होना शुरू हो गए, और बाकायदा अब तो हर वेस्टर्न मीडिया आउटलेट जो है वो उनको बाकायदा इंटरव्यूज़ दे रहा है, उनकी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, रीब्रांड करने की कोशिश कर रहा है। तो अब वो कोर्ट से डायरेक्ट टाई पे आ गए, यानी बिल्कुल एक इंग्लिश मैन बन गए हैं, और हुलिया उन्होंने तब्दील कर लिया है। और तमाम मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक उन्होंने अपने जो जिहादी एक्सट्रीमिस्ट जिहादी नज़रियात थे, उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने तर्क कर दिया है। तो अब वो नए एक काइंड ऑफ सेकुलर जो है वो एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई है कि वो एक औरत के साथ जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उस औरत को ये कह रहे हैं कि आप जो है दुपट्टा ले लें, तो उस हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो BBC ने अपना फ़रीदा समझा कि मोहम्मद अल जुलानी, जिनका नाम अब अहमद अल शरा रख दिया गया है, कि उनके हवाले से, इस कंट्रोवर्सी के हवाले से उनको सॉफ्ट इमेज उनका बयानिया पेश किया जाए और कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने अहमद अल शरा का इंटरव्यू, वो उनका जो बयानिया है वो पेश किया कि नहीं, मैंने तो उसको फोर्स नहीं किया था कि वो दुपट्टा पहने, मैं तो बस ये चाह रहा था कि मेरे साथ तस्वीर खिंचवा रही है तो मेरे साथ दुपट्टा पहन ले, अदरवाइज़ हम जो है फोर्स नहीं करते ख़वातीन को कि वो दुपट्टा पहने। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट जिहादी नज़रिए रखने वाले जो पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत का जो निज़ाम है वो कायम करना चाहते थे, मुसलमानों को अल-नुसरा फ्रंट के नाम से ये वहाँ पे कत्ल गारत गिरी और इतने जुल्म सितम के जो इवेंट सामने, खौफनाक वीडियो सामने आती थी, ये उसको ओन भी करते थे। मगर आप इसको इस तरीके से तसव्वुर करेंगे, हमारे मुल्क में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो अपनी खिलाफत कायम करना चाहता है, और उसको आप लें कि उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी हो, उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया हो, पैंट शर्ट में सामने अपीयर हो जाए, और जो है अपने जो पुराने नज़रियात हैं उसको तर्क कर दे, और वो बोले कि अब तो ख़वातीन को पूरे हुकूक होने चाहिए और वो आज़ाद हैं, वो दुपट्टा लें या ना लें। तो आप इमेजिन करें कि ये क्या हो रहा है। इस कंट्रास्ट को सामने रखते हुए आप रखें याहिया सिनवार को। ये तमाम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं और अमेरिका जो है, ये हमारे जो रियल मुजाहिद है, जो हमारा रियल हीरो है याहिया सिनवार, उसको दहशतगर्द कहता है। आप उनकी तस्वीर भी अपने पेजेस पे लगाएंगे सोशल मीडिया पे, तो वो क्योंकि US की पॉलिसी है तो वो उसके तहत फेसबुक उसको फॉलो करता है, वो फ़ौरन आपके अकाउंट को ही उड़ा देगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको स्ट्राइक मार देगा, आपका अकाउंट ही बंद हो जाएगा। मगर आप अहमद अल शरा को ज़रा जाके देखें, उसकी रीब्रांडिंग जिस तरीके से की जा रही है, हर वेस्टर्न मीडिया आउटलेट अपना फरीदा समझता है कि उसके हवाले से जो भी मुगालते पाए जाते हैं उसको दूर करें और उसको एक सॉफ्ट लीडर के तौर पे पेश करें। अमेरिका ने जो US की जो $10 मिलियन की बाउंटी लगाई हुई थी उसके सर पे, वो भी रिमूव कर दी है। तो ये तमाम चीज़ें उसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, याहिया सिनवार जो 3 दिन के भूखे थे और मैदान जंग में लड़ रहे थे, बावजूद इसके कि वो हमास के चीफ थे, उसके बावजूद वो ग्राउंड पे लड़ते हुए 3 दिन के भूखे प्यासे इसराइल के ख़िलाफ़ बराह रास्त लड़ते हुए शहीद हुए। ये हमारा रियल हीरो है। इसको अमेरिका जो है दहशतगर्द कहता है। और जो अमेरिका के पपेट बने हुए हैं, उनका बयान, अहमद अल शरा का एक और बयान ये आया है। अब आप इससे कंट्रास्ट देखें कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरीके से जहरियत कर रहे हैं और
अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इनके क्या बयान, उनके हवाले से उनके फेवर में क्या बयान रहते हैं। अहमद अल-शरा का भी बयान आया है कि वो इसराइल ने, उसने कहा है कि शाम जो है वो इसराइल के लिए बिल्कुल भी कोई थ्रेट नहीं है। और साथ में एक और न्यूज़ जो सामने आ रही है वो ये कि जो नई गवर्नमेंट बनी है ये ईरान से मुतालबा करेगी कि $300 बिलियन का कंपनसेशन दे। तो ये ईरान से मुतालबा $300 बिलियन का कर रहे हैं कि वो कंपनसेशन दे। और इसराइल जिसने सीरिया की जो 500 के करीब एयर स्ट्राइक्स की हैं, पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, सीरिया के उसके एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया, नेवल फोर्सेस को तबाह कर दिया, उसके रिसर्च सेंटर्स को तबाह कर दिया, उसकी जो टेरिटरीज़ हैं उसके अंदर उसने इन्वेड कर दिया, कुनैतरा रीजन के ऊपर भी आ गया, पूरी गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया। वहाँ पे सीरियंस उस इसराइली इन्वेजन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर बराह रास्त इसराइली सोल्जर्स हमला कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं उन सीरियन प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़। मगर उसके बावजूद ये अहमद अल-शर्रा जो है ये इसराइल के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं कर रहा है, इसराइल से कंपनसेशन नहीं मांग रहा कि तुमने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तबाह कर दिया उसके पैसे दो, या तुमने जो मेरे इन्वेड किया मेरी टेरिटरी के ऊपर इसके पीछे हटो, बल्कि वो उल्टा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजियाँ कर रहा है। तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए डायरेक्शन क्या है, उसके अहदाफ क्या हैं। और यही वजह है कि वेस्टर्न मीडिया फिर उसे एक सॉफ्ट इमेज करके एक अच्छा और बहुत खूबसूरत लीडर बना के पेश कर रहा है, उसकी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करना चाह रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही है कि जो मुख्तलिफ जो फैक्शंस बने हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और फिर लेबनान में जो सीज़ फायर किया है वो आपको मालूम है कि वो 60 डेज़ तक वहाँ तक उसकी आर्मी रहनी थी, मगर अब वो ये कह रहा है कि नहीं भाई, वहाँ से वो मज़ीद उसकी आर्मी जो है लेबनान में रहेगी। लेबनान में वो सीज़ फायर की वायलेशंस करता हुआ आ रहा है। और इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से पेश किया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान की प्रॉक्सी है, यमनी अंसारुल्लाह वो ईरान की प्रॉक्सी हैं। तो इस हवाले से आप ये देखें कि अगर ईरान की प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह है, अगर ईरान की प्रॉक्सी यमन की अंसारुल्लाह, अगर ईरान की प्रॉक्सी हमास है, तो फिर अमेरिका की प्रॉक्सी इसराइल है। और सबसे पहली बात तो ये कि यमन जो लड़ता है इसराइली जहरियत के ख़िलाफ़, ये एक फॉल्स बाइनरी अमेरिका पेश करना चाहता है कि असल में मुसलमान तो नहीं लड़ना चाहता इसराइल के ख़िलाफ़, वो तो ईरान की प्रॉक्सी लड़ना चाहती है। ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी मुल्क को, मुसलमानों को, जो मुजाहिदीन है जो लड़ना चाहते हैं फ़लस्तीनी कॉज के लिए, उसको ये किस हिसाब से पेश करता है, अल्फाज किस तरीके के पेश करता है। फिर आप अगर यही कंट्रास्ट देखें जो न्यूज़ आउटलेट्स पेश कर रही हैं, जो रशिया यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेट कर रहा है उसको किस तरीके से पेश कर रही हैं, और वही जब सीरिया को जब इन्वेट करता है इसराइल तो वहाँ पर किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करता है। तो ये तमाम मुसलमानों में फूट डालने की ही साजिशें हैं कि इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जैसे मुसलमानों की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो सिर्फ ईरान जो है वो करता है, तो इसीलिए मुसलमान जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। वरना मुसलमान तो कैसे हैं, मुसलमान तो देखो हमारे साथ जो है नॉर्मलाइज़ करते हैं, मुसलमान तो हमारे साथ कोई जंग नहीं करना चाहते। हम मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करें तो मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने मुल्क में अमन में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप फ़लस्तीनियों के साथ कुछ भी कर लो, हम इसके हवाले से कुछ नहीं करना चाहते। तो ये एक दुश्मन का प्रोपेगेंडा है जिसको मुसलमानों को अवेयर होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसराइल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसी ने इस्माइल हानिये को शहीद किया था ईरान के अंदर। तो फिर ईरान की तरफ से बयान आया है कि भाई जब तो हमारा जो 1 अक्टूबर को अटैक किया है हमने इसराइल के ऊपर, वो हमारा बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि जब वो हमारी टेरिटरी में आके हमारे मेहमान को अपने हदफ का निशाना बना सकता है तो हम भी फिर उसके टेरिटरी में जाके अपने अहदाफ का निशाना बनाएंगे और एक जो है प्रोपोर्शन सेट करेंगे ताकि आइंदा उनके यहाँ ऐसी कोई नहीं हो। फिर आखिर में जो गज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है, आपको मालूम है वहाँ पे अब सर्दी की शिद्दत की वजह से भी बच्चे कत्ल हो रहे हैं। एक मैन मेड फेमाइन क्रिएट किया गया है जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि लाखों फ़लस्तीनी कत्ल हो सकते हैं, जाँ बहक हो सकते हैं मज़ीद इस अशिया खुर्दनोश की वजह से, महासरे की वजह से। और एक इंटरव्यू अभी मेरे सामने आया कि जिसके अंदर फ़लस्तीनी एक बच्चे से इंटरव्यू लिया गया जिसके अंदर कहा गया कि भाई 2025 में क्या चाहते हो, तो उसने बोला कि मैं 2025 में सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो इसराइली जेनोसाइड है, इसराइली कत्लो गारतगिरी है, वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, फिर इसी मिडिल ईस्ट की नई अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक GTV पॉडकास्ट से कनेक्ट रहिएगा।